हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। आज के दिन काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही हैं, ऐसे में कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यानी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स को लेकर। डेटा के मुताबिक आज से ठीक 10 साल पहले 2014 में भारत में 18,900 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते थे, लेकिन साल 2024 के लेटेस्ट फिगर के मुताबिक भारत की स्मार्टफोन प्रोडक्शन 4,10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। पिछले 10 सालों में भारत में स्मार्टफोन्स की प्रोडक्शन 21 गुना ज्यादा बढ़ गई है और चाइना के बाद भारत अब स्मार्टफोन्स का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है। पिछले साल भारत की टॉप 5 एक्सपोर्ट किए जाने वाली आइटम्स में स्मार्टफोन्स 4th नंबर के ऊपर थे। आई होप कि स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चरिंग में जो भारत को सक्सेस मिली है वो हम बाकी सेक्टर्स में भी रिपीट करें। वैसे आप कौन सी कंपनी का स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ये जानना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत और फ्रांस को लेकर। पिछले कल मैंने आपको बताया था कि भारत और फ्रांस की आर्मी के बीच मेघालय स्टेट में एक मिलिट्री एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब इस मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फ्रांस और भारत के कुछ ट्रूप्स टग ऑफ वार में हिस्सा ले रहे हैं, जो कि एक तरह की फ्रेंडली गेम होती है जिसमें दोनों साइड से कुछ लोग रस्से को अपनी तरफ खींचते हैं। इस तरह की गेम मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लास्ट स्टेज में करवाई जाती है। भारत और फ्रांस के ट्रूप्स के बीच इस टग ऑफ वॉर गेम में भारत के ट्रूप्स विनर रहे। वीडियो ट्विटर के ऊपर काफी वायरल हो रही थी, सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूं। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। आपको याद होगा 1990 में भारत की अर्थव्यवस्था की कंडीशन काफी खराब हो गई थी और इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बढ़ गया था कि IMF से $2.2 बिलियन का लोन लेने के लिए 67 टन गोल्ड हमारी भारत सरकार ने IMF को कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर प्लेज किया था। इसके अलावा स्विट्जरलैंड, जापान, ब्रिटेन, भारत सरकार ने इन सब देशों के पास भी काफी सारा गोल्ड गिरवी रखा था। गिरवी इसलिए क्योंकि बाद में भारत की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो गई थी। इन देशों से जो हमने पैसे लिए थे वो इनको वापस देकर हमने अपना गोल्ड रीपरचेज करके भारत वापस ला लिया था। माना जाता है कि उस 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस से भारत को बाहर निकाला था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, जो कि बाद में जाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे। लेकिन साल 1991 में वो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे, यानी कि वित्त मंत्री। फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने 1991 में भारत की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया और देश को एक बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से बचा लिया था, जिसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आज भी याद किया जाता है और एक एक्सीलेंट इकोनॉमिस्ट माना जाता है। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान को डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद आ रही है। दरअसल पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस समय बहुत ही खराब चल रही है। भारत के पास तो खैर उस समय भी कई टन गोल्ड था, पाकिस्तान के पास तो वो भी नहीं है। खाली 2 हाथ है और एक कटोरा, जिसको लेकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर में घूमते हैं। अब दिक्कत ये है कि भारत के पास तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन पाकिस्तान के पास वैसा कोई भी अर्थशास्त्री नहीं है। एंड ये चीज पाकिस्तान के टॉप इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शब्बार जायदी ने एक स्टेटमेंट में दी है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शब्बार जायदी ने कहा है कि उनके पास डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा कोई भी विजनरी अर्थशास्त्री नहीं है। जो भी इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान को मिले वो डिक्टेटर्स और अमीर लोगों की शॉर्ट टर्म पॉलिसी को प्रोजेक्ट करते रहे। अपनी कुछ दिन की नौकरी के लिए वो पाकिस्तान देश के साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं थे। इन शॉर्ट हमारे पास डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा कोई भी नहीं आया। बस यही कारण है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का यह हाल है। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और जर्मनी को लेकर। दरअसल जर्मनी के भारत में एम्बेसडर फिलिप एक्करमैन की एक स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने बताया कि जर्मनी भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और साल 2024 के सेकंड हाफ में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भारत के दौरे पर आएंगे। हम उनकी भारत की यात्रा को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं और एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, जिसमें ये डिसाइड होगा कि आगे आने वाले सालों में भारत और जर्मनी के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। जर्मन चांसलर अपनी एक बड़ी कैबिनेट टीम के साथ भारत आएंगे और भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है भारत के DRDO चीफ को लेकर। दरअसल 31 मई को न सिर्फ इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे सर की रिटायरमेंट थी, बल्कि DRDO के चीफ डॉक्टर समीर वी कामत सर की भी रिटायरमेंट थी। एक दिन पहले भारत सरकार ने इंडियन आर्मी चीफ को 1 महीने की एक्सटेंशन देने की घोषणा की थी और पिछले कल भारत सरकार की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने DRDO चीफ के टेन्योर को भी एक्सटेंशन देने का फैसला किया है। इंडियन आर्मी चीफ की सर्विस 1 महीने के लिए बढ़ाई गई थी, लेकिन DRDO चीफ को 1 साल की एक्सटेंशन दी गई है। यानी कि समीर वी कामत सर अब 31 मई 2025 तक DRDO के चीफ की पोस्ट के ऊपर रहेंगे। इस साल के एंड में भारत के एयरफोर्स चीफ VR चौधरी सर की भी रिटायरमेंट होनी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट होती है, इसमें 2 मेंबर्स होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर और दूसरा देश का होम मिनिस्टर। यानी इस समय मोदी जी और अमित शाह ये दोनों ही डिसाइड करते हैं कि टेबल के ऊपर आए प्रपोजल्स में से अगला आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ या फिर नेवी चीफ किसको बनाया जाएगा। न सिर्फ इन तीनों आर्म्ड फोर्सेस बल्कि DRDO समेत और भी कई सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जैसे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जो अलग अलग कमांड्स होती हैं उनकी अपॉइंटमेंट, उसके बाद डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल, मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल,
साइंटिफिक एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, इन सभी पोस्ट के ऊपर फाइनल अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट करती है, जिसमें देश का प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर होता है। इन सब के कंसर्न डिपार्टमेंट्स कुछ नामों का प्रपोजल इनको फॉरवर्ड करते हैं, जिसके ऊपर फाइनल डिसीजन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर का होता है। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत और डेनमार्क को लेकर। हम सब अक्सर देखते हैं कि वेस्टर्न देशों द्वारा लोकतंत्र को लेकर कई सारी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किए जाते हैं, जहां पर दावा किया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और देश तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत अब पार्शियल डेमोक्रेटिक रह गया है। उन सबको पिछले कल डेनमार्क ने जवाब दे दिया है। दरअसल पिछले कल डेनमार्क की एम्बेसी में नेशनल डे ऑफ डेनमार्क का एक इवेंट चल रहा था, जिसमें भारत समेत दुनिया के कई देशों के डिप्लोमेट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर प्रेजेंट थे। इसी इवेंट में डेनमार्क के भारत में एम्बेसडर फ्रेडी स्वान ने भारत की जमकर तारीफ की और कहा कि भारत में इलेक्शंस खत्म ही होने वाले हैं और कई लोग भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाते हैं। दुनिया के अलग अलग कोने में बैठे जो भी लोग भारत के ऊपर सवाल उठाते हैं, उन्हें यहाँ आकर एक्चुअल में देखना चाहिए कि वो किस देश के बारे में क्या बात कर रहे हैं। उनको यहाँ आकर देखना चाहिए कि भारत में कैसा लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि भारत एक महान देश है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत को डेवलप होना होगा और भारत एक डेवलप्ड देश जरूर बनेगा और उम्मीद करता हूँ कि भारत और भी स्ट्रॉन्ग देश बनेगा। इसके साथ ही डेनमार्क के एम्बेसडर ने अपनी स्पीच पे ये भी ऐड किया कि भारत ने डेनमार्क से कभी भी नहीं कहा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ना ही हम भारत को बताएंगे कि भारत को क्या करना चाहिए क्या नहीं। वैसे भी 60 लाख लोग थोड़े ना 140 करोड़ की आबादी वाले देश को बताएंगे कि उसको क्या करना है और क्या नहीं। उन्होंने कहा कि डेनमार्क भारत के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलेगा। आज की 7th अपडेट आ रही है टाटा कंपनी को लेकर। एक समय ऐसा था जब अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए भी हमें दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, उनको भी किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन अब नहीं। टाटा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम ने भारत में हाई एंड बुलेट प्रूफ जैकेट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। खबर आ रही है कि टाटा एडवांस सिस्टम्स ने इन हाईटेक बुलेट प्रूफ जैकेट्स की डिलीवरी इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन पुलिस फोर्सेस को स्टार्ट कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक टाटा एडवांस सिस्टम ने भारतीय सेना और भारतीय पुलिस को 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट्स की डिलीवरी ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है। आज की 8th अपडेट आ रही है भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज और टेक महिंद्रा को लेकर। दरअसल भारत में सक्सेसफुल रन के बाद अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी रिलायंस जियो अफ्रीका में एंटर होने जा रही है। पिछले कल एक न्यूज आई है कि अफ्रीका के देश की पब्लिक सेक्टर कंपनी नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने भारत की रिलायंस जियो, टेक महिंद्रा और नोकिया के साथ $200 मिलियन की एक डील साइन की है, जिसके तहत रिलायंस जियो घाना में 4G और 5G नेटवर्क प्रोवाइड करेगी। घाना की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिजिटलाइजेशन उर्सुला ने बोला है कि उन्होंने भारत और स्पेशली रिलायंस जियो को इसलिए चुना है क्योंकि रिसेंटली भारत में टेलीकॉम एक्सपेंशन में रिलायंस जियो को बहुत ही बड़ी सक्सेस मिली थी और हमें उम्मीद है कि भारत और रिलायंस जियो का वो कीमती एक्सपीरियंस वो चीज घाना में भी काम करेगी। ये प्रोजेक्ट 6 महीने में कंप्लीट किया जाएगा और रिलायंस जियो घाना की लोकल टेलीकॉम कंपनीज के साथ टाई अप करेगी। वैसे देखा जाए तो ये पहली बार हो रहा है जब रिलायंस जियो कंपनी भारत से बाहर पैर रखने जा रही है। एयरटेल कंपनी अफ्रीका में पहले से ही प्रेजेंट है, लेकिन उनके प्लान्स अफ्रीका की मार्केट में ज्यादा अफोर्डेबल नहीं है। अब भारत वाली सक्सेस अफ्रीका के घाना देश में रिपीट करना ये वाकई में रिलायंस जियो कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क होगा। लेकिन अगर रिलायंस जियो अफ्रीका में सक्सेसफुल होगी तो उसके बाद दुनिया के कई देशों के दरवाजे कंपनी के लिए ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे और फ्यूचर में हो सकता है कि रिलायंस जियो यूरोपियन और वेस्टर्न देशों में भी पेनिट्रेट करे। घाना में जो ये वेंचर स्टार्ट किया गया है, इसके लिए रिलायंस जियो ने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी स्टार्ट की है, जिसका नाम है रेडिसिस। आज की 9th अपडेट आ रही है भारत में साइबर फ्रॉड्स को लेकर। आपने नोटिस किया होगा कि अननोन नंबर से कई बार कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि आपकी लॉटरी लग गई है और आप लॉटरी जीत गए हैं, कुछ पैसे देकर अपना विनिंग प्राइस ले सकते हैं। कई बार आपसे आधार नंबर और OTP पूछा जाता है। कई बार तो आप सस्पिशियस वेबसाइट के ऊपर कोई पेमेंट करते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, लेकिन आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटने के बाद आपको वो सर्विस नहीं मिलती है या फिर वो प्रोडक्ट आपके घर कभी नहीं आता है एंड बैंक से पैसे कटने के बाद वो नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। ये सारी चीजें साइबर फ्रॉड में ही आती हैं। इसी को लेकर एक लेटेस्ट आंकड़ा आया है जिसमें भारत सरकार के डेटा के मुताबिक साल 2024 के पहले 4 महीनों में यानी कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक भारत के लोगों के साथ 1750 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड अभी तक हो चुका है, केवल 4 महीनों में। अब इन सबको लेकर 7,40,000 कंप्लेंट्स ऑलरेडी दर्ज कर दी गई हैं। आज की 10th अपडेट आ रही है कनाडा को लेकर। दरअसल कनाडा की जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट ने पिछले कल एक ऐसी अनाउंसमेंट की है जिसको लेकर कनाडा में जस्टिन ट्रूडो का विरोध स्टार्ट हो गया है। अब आपको पता है कि इजराइल और हमास के बीच इस समय युद्ध चल रहा है, जिसके कारण गाजा के काफी सारे लोग वहां से डिस्प्लेस हो रहे हैं। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो ने गाजा के लोगों के लिए सहानुभूति दिखाते हुए घोषणा की है कि
वो गाजा के 1000 नहीं बल्कि गाजा के 5000 लोगों को कनाडा का स्पेशल टेम्परेरी वीजा देंगे। दरअसल कनाडा ने पिछले साल दिसंबर में गाजा के 1000 लोगों के लिए फ्री में कैनेडियन वीजा देने की घोषणा की थी। अब कनाडा की गवर्नमेंट ने कहा है कि वो गाजा के एक नहीं बल्कि 5000 लोगों को कनाडा का टेम्परेरी स्टे वीजा देंगे। अभी जो कनाडा में गाजा के लोग रह रहे हैं उनका गाजा में जो भी रिलेटिव होगा उनके लिए स्कीम लागू होगी। अब देखा जाए तो कनाडा के अंदर वहाँ पर पहले ही लोग इमिग्रेशन से काफी परेशान हैं। कनेडियंस कहते हैं कि उनको अपना देश कनाडा कम बल्कि पंजाब ज्यादा लगता है और अब जस्टिन ट्रूडो कनाडा को गाजा बनाना चाहते हैं। खैर, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको हमारी वीडियोस काफी इन्फॉर्मेटिव लगती हैं। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर वहाँ पर किसी जान पहचान वाले के साथ शेयर कर लें, और अगर कोई स्टूडेंट है जो करंट अफेयर्स में इंटरेस्टेड है उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। इससे हमारी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।